तो आइए बच्चों देखते हैं सबक नंबर 3 मद्दोजज़र, जिसका जुग्राफियाई शोबे में तबई जुग्राफिया से ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम मद्दोजज़र का मतलब समझते हैं। मद्दोजज़र ये दो अल्फाज से मिलकर एक लफ्ज़ बना है, मद और जज़र। जैसे कि हम जानते हैं मद के माने हैं ज़्यादती, उसी तरह से जज़र यानी समंदर के पानी का उतार। दो अल्फाज से मिलकर बना है मद्दोजज़र यानी समंदर के पानी का उतार चढ़ाव। हम सैर व तफरीह के लिए अक्सर समंदर के किनारे जाया करते हैं। वहाँ पे कुछ बातें हमें पता चलती हैं कि कभी समंदर का पानी ज़्यादा होता है तो कभी समंदर का पानी बहुत ही कम होता है। तो क्या आपने बगौर कभी मुशाहिदा किया, कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसको हम मज़ीद कुछ शक्लों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो अशकाल दिए गए, शक्ल नंबर 1 अलिफ और शक्ल नंबर 1 बे। दो अशकाल दिए गए हैं जो अलग अलग हैं। दोनों तस्वीरों के पानी के ताल्लुक से अपना मुशाहिदा करना है और उसे लिखना है। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि एक शक्ल में पानी कम है और दूसरी शक्ल में पानी बहुत ज़्यादा है। फिर इस किस्म के कुदरती वाक़ये को क्या कहते हैं? तो हमें पता है इस किस्म के कुदरती वाक़ये को मद्दोजज़र कहते हैं। ऊपर की दोनों तस्वीरें एक ही जगह की है। समंदर के किनारे पर अगर आप कुछ वक्त गुजारे तो आप देखेंगे कि समंदर का पानी कभी साहिल के बहुत करीब होता हुआ दिखाई देता है तो कभी यह साहिल से बहुत दूर चला जाता है। समंदरी पानी की इस हलचल को हम मद्दोजज़र के नाम से जानते हैं। कुछ मिसालों को छोड़कर सारी दुनिया में जहाँ जहाँ समंदर है उनके साहिली पर मद्दोजज़र वाक़या होते हैं। मद्दोजज़र कुदरती वाक़या है। इनके वक़ू होने के क्या असबाब है, हम उसे साइंसी लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मद्दोजज़र किस वजह से होता है, यानी समंदर में पानी कम व ज़्यादा होने की अहम वजह क्या है। मद्दोजज़र समंदरी पानी की रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर होने वाली हलचल है। समंदर के पानी की सतह में एक मुकर्ररा वक्त के लिए तब्दीली होती है। रोज़ाना हर 12 घंटे और 25 मिनट पर मद्दोजज़र का एक दौर पूरा होता है। यानी अजीज़ तलबा व तलबात, ये सिलसिला मुसलसिल चलते रहता है और रोज़ाना हर 12 घंटे और 25 मिनट पर मद्दोजज़र का एक दौर पूरा हो जाता है। ज़मीन पर कुर्रे आब में हमेशा होने वाले वाक़या देखने में बड़ा आसान, कुदरती और फितरी नज़र आता है, लेकिन इसका राज ताल्लुक सूरज, चाँद और ज़मीन की शकली कुव्वत और मरकज़ गरेज़ कुव्वत से है। मरकज़ गरेज़ कुव्वत यानी अपने महवर पर घूमने वाली अशिया में ये कुव्वत पैदा होती है। तस्वीर में यहाँ पर एक लड़की नज़र आ रही है। यहाँ पर गुलोबी आपसे कह रही है कि अमल कीजिए, अपने बयाज पर पत्थर या एक खड़िया जैसी कोई चीज़ रखिए और बयाज को ज़ोर से बाएं से दाएं हिलाइए। कुछ मुशाहिदे करने यहाँ पर हमको, फिर आखिर में हम उसके जवाबात भी देखेंगे। उसी तरह से आधा प्याला पानी लीजिए, प्याला हाथ में लेकर उसे एक सिमत में एहतियात से गोल गोल घुमाते रहिए। पानी पर क्या असर होता है उसका मुशाहिदा कीजिए। बगौर हमको उसका मुशाहिदा करना है कि पानी पर उसका क्या असर होता है। आइए उसके बाद मज़ीद हम देखते हैं। तो चलिए अगली शक्ल देखते हैं। एक लड़की यहाँ पर नज़र आ रही है, तो उंगली में चाबी की जंजीर डालकर ज़ोर ज़ोर से घुमाते हुए क्या होता है उसका मुशाहिदा करना है। फिर यहाँ पर बताइए तो भला, फिर गुलोबी कुछ सवालात पूछती है कि खरिया किस सिमत में गिरा, प्याले के पानी का उबार किस सिमत में पैदा हुआ, चाबी की जंजीर घुमाते वक्त उससे जुड़ी अशिया किस हालत में थी। अब इसको हम जुग्राफियाई वजाहत के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आइए बच्चों देखते हैं। मंदरजा वाला तमाम सरगर्मियों में मरकज़ गरेज़ कुव्वत के असरात दिखाई देते हैं, यानी एक मरकज़ से इसके असरात पैदा होते हैं। ये कुव्वत शकली कुव्वत की मुखालिफ सिद्ध में काम करती है।
मरकज़ गरेज़ कुव्वत यानी मरकज़ से बाहर जाना, इसका तजुर्बा आपने ज़ाती तौर पर भी किया होगा। यात्रा में लगे हुए चक्करदार झूलों पर भी जब आप बैठते हैं और जब ये ज़ोर से घुमाए जाते हैं तो आपके झूले बाहर की सिमत झुकते चले जाते हैं। ये भी मरकज़ गरेज़ कुव्वत का नतीजा है। मरकज़ गरेज़ कुव्वत और शकली कुव्वत में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। गर्दिश की वजह से ज़मीन को एक किस्म की ताकत या तहरीक मिलती है। ये ताकत ज़मीन के मरकज़ की मुखालिफ सिमत में काम करती है, उसे मरकज़ गरेज़ कुव्वत कहते हैं। यानी गर्दिश जब होती है तो जिसकी वजह से ज़मीन को एक किस्म की ताकत या तहरीक मिलती है, ये ताकत ज़मीन के मरकज़ की मुखालिफ सिमत में काम करती है, उसे मरकज़ गरेज़ कुव्वत कहते हैं। ज़मीन पर मौजूद कोई भी शय इस कुव्वत की वजह से ज़मीन के अतराफ़ में मौजूद खला में फेंकी जा सकती है, लेकिन उसी वक्त ज़मीन के अंदर मौजूद एक दूसरी कुव्वत जिसे शकली कुव्वत कहते हैं, ये ज़मीन के मरकज़ की जानिब अमल करती है। ये कुव्वत मरकज़ गरेज़ कुव्वत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। इसकी वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद कोई भी शय अपनी जगह कायम रहती है। शक्ल नंबर 3.5 में देखिए मरकज़ गरेज़ कुव्वत और शकली कुव्वत को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। मरकज़ गरेज़ कुव्वत को यहाँ पर C से ज़ाहिर किया गया, उसी तरह से शकली कुव्वत को यहाँ पर G से ज़ाहिर किया गया था। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं मद्द व जज़र। दर्जेल उमूर की वजह से समंदर में मद्द व जज़र वाक़या होते हैं। नंबर 1, चाँद सूरज की शकली कुव्वत की तरह ज़मीन की भी शकली कुव्वत होती है। जिस तरह से चाँद सूरज की शकली कुव्वत होती है, बिल्कुल उसी तरह से ज़मीन की भी शकली कुव्वत होती है। ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना और चाँद का बिलवास्ता सूरज के गिर्द घूमना। नंबर 3, महवरी गर्दिश की वजह से ज़मीन में पैदा होने वाली मरकज़ गरेज़ कुव्वत। इन 3 वजूहात की बुना पर मद्द व जज़र होता है। शक्ल में यहाँ पे मद्द व जज़र वाक़या होने का अमल दिखाया गया है। मरकज़ में यहाँ पे शुमाली कुतुब, उसी तरह से मध्य की तरफ यहाँ पे मरकज़ गरेज़ कुव्वत और चाँद की शकली कुव्वत। सूरज के मुकाबले में चाँद ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए चाँद की शकली कुव्वत सूरज की शकली कुव्वत के मुकाबले में ज़्यादा असरअंदाज होती है। याद रखो बच्चों कि सूरज के मुकाबले में चाँद ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए चाँद की शकली कुव्वत सूरज की शकली कुव्वत के मुकाबले में ज़मीन पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। चाँद, सूरज और ज़मीन की बाहम तफाउली हालत की बिना पर मद्द व जज़र वक़ू पज़ीर होते हैं। ज़मीन के जिस मकाम पर मद या जज़र आते हैं, उसके ठीक मुखालिफ मकाम पर भी उसी वक्त मद और जज़र वक़ू पज़ीर होते हैं। इस ज़मीन की मरकज़ गरेज़ कुव्वत का नतीजा है। शक्ल नंबर 3.6 में आपने देखे कि मद्द व जज़र की हालत किस तरह से। फिर जिस वक्त 0 दर्जे तुलुल बलद पर मद आता है, उसी वक्त उसके मुखालिफ सिमत में वाक़े 180 दर्जे तुलुल बलद पर भी मद आता है। नंबर 1 अलिफ और शक्ल नंबर 1 बे, यहाँ पर 2 तस्वीरें दिए गए हैं। जिस तस्वीर से मद्द व जज़र बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि एक तस्वीर में पानी बहुत ज़्यादा है और एक तस्वीर में पानी बहुत ही कम है। तो आइए बच्चों, अब हम मद्द व जज़र की किस्मों का मुताला करेंगे। तो मद्द व जज़र की 2 किस्में हैं। 2 किस्में, पहले है मद्द व जज़र अकबर और दूसरा है मद्द व जज़र असगर। जिस तरह से रोज़ाना मद का वक्त बदलता है, उसी तरह से मद की वसत भी कमी ज़्यादती होती रहती है। आमतौर पर अमावस और पूनम की मद सबसे ज़्यादा वसी होता है, जबकि तर दिन में यह हमेशा के मुकाबले में कम वसी होता है। इस मद्द व जज़र को बिलतरतीब मद्द व जज़र अकबर और मद्द व जज़र असगर कहते हैं। तो सबसे पहले हम मद्द व जज़र अकबर का मुताला करेंगे। चाँद और सूरज की मद पैदा करने वाली कुव्वत अमावस और पूनम के दिन एक ही सिमत में अमल करती है, जिसकी वजह से शकली कुव्वत में इजाफा होता जाता है। इसके नतीजे में मद की वसत रोज़ाना से ज़्यादा होती है, इसे मद्द व जज़र अकबर कहते हैं।
शक्ल नंबर 3.7 देखिए। मध्य के मकाम पर चांद और सूरज की जानिब पानी के खींच जाने से पानी में उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से जज़र के मुकाम पर पानी समंदर में बहुत दूर तक पीछे हट जाता है। इसे ही मद्दो जज़र अकबर कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मद्दो जज़र के अकबर की तारीफ इस तरह से है। चांद और सूरज की मत पैदा करने वाली कुव्वत अमावस और पूनम के दिन एक ही सिमत में अमल करती है, जिसकी वजह से शकली कुव्वत में इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में मद की वसत रोज़ाना से ज़्यादा होती है। इसे मद्दो जज़र अकबर कहते हैं। आइए इसके बाद हम मद्दो जज़र असगर का मुताला करेंगे, लेकिन उससे पहले अहम और ज़रूरी बात यह है कि ये तमाम तारीफ़ें आपको अपनी बयाज़ों में नोट डाउन करना है, लिखना है और उसे याद करना है। तो आइए बच्चों, अब हम मद्दो जज़र असगर का मुताला करेंगे। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए एक महीने में 2 बार ज़मीन और सूरज से ज़ाविया कायमा की हालत में आ जाता है। यह हालत हर महीने में पहली तरबी और दूसरी तरबी को होती है। इन दोनों वक्तों में चांद और सूरज की मद्दो जज़र पैदा करने वाली महरिक कुव्वतें ज़ाविया कायमा पर एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में काम करती हैं। जिस मकाम पर सूरज की वजह से मद पैदा होता है, उस मकाम पर चांद की वजह से जज़र पैदा होता है। शक्ल नंबर 3.8 का मुताला कीजिए। जिस मकाम पर सूरज की वजह से जज़र पैदा होता है, उस जगह चांद मद पैदा करता है। इस तरह से पैदा होने वाले मद की वजह से समंदरी पानी की सतह रोज़ाने के मुकाबले में कम चढ़ती और उतरती है। ये इसलिए होता है कि चांद और सूरज की शकली कुव्वत मुत्तहद न होकर एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में काम करती है। इस किस्म के मद्दो जज़र को मद्दो जज़र असगर कहते हैं। ये तमाम बातें इस शक्ल नंबर 3.8 में समझाई गई हैं। यहाँ पे देखिए, जिस मकाम पर सूरज की वजह से जज़र पैदा होता है, उस जगह चांद मद पैदा करता है। इस तरह से पैदा होने वाले मद की वजह से समंदरी पानी की सतह रोज़ाने के मुकाबले में कम चढ़ती और कम उतरती है। आइए इसके बाद हम मद्दो जज़री तफावत देखते हैं। मद्दो जज़र के दौरान समंदरी पानी की सतह की बुलंदी के फ़र्क को मद्दो जज़री तफावत कहते हैं। खुले समंदर में यह तफावत सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक ही होता है, जबकि साहिली इलाकों में यह तफावत बढ़ जाता है। जजीरा नुमा भारत के साहिली इलाकों में यह तफावत तकरीबन 100 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मद्दो जज़री तफावत बहरे फंडी शुमाली अमेरिका के शुमाल में दर्ज किया जाता है। यह तकरीबन 1600 सेंटीमीटर होता है। आइए इसके बाद हम देखेंगे मद्दो जज़र के असरात। तो मद्दो जज़र के असरात मछलियों पर किस तरह से होते हैं, कचड़ा, जहाज, नमक, दरख्त, इन सब का हम मुताला करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मछलियाँ मद की वजह से या मद की मौजों की वजह से मछलियाँ खाड़ियों में आ जाती हैं। ये माहीगिरों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। यानी जैसे मद पैदा होता है, यानी ज़्यादती होती मद की, तो उसके साथ पानी के साथ मछलियाँ भी आती हैं, जिसकी वजह से माहीगिरी उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। उसके बाद मद्दो जज़र की वजह से साहिल पर जमा कचरा बह जाता है और साहिली समंदर साफ रहता है। बंदरगाहों में कीचड़ जमा होने नहीं पाता। मद के वक्त जहाज समंदर से बंदरगाहों के अंदरूनी हिस्सों तक आसानी से लाए जा सकते हैं, क्योंकि मद के साथ बहुत ही आसानी के साथ जहाज चलने में मदद होती है। मद के वक्त नमकसारों में खारा पानी जमा हो जाता है, जिससे नमक बनाया जाता है। मद्दो जज़र की मौजों से बिजली पैदा की जा सकती है। मद्दो जज़र के वक्त का सही ख्याल न रखने की वजह से समंदर में तैरने के लिए जाने वाले अफराद हादसे का शिकार हो सकते हैं। जैसे कोकन के अंदर 2 साल पहले एक वाकया पेश आया था मुरुट के अंदर। वहाँ पे मद्दो जज़र का अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से कुछ कॉलेज के तलबा जो पूना से ट्रिप आई थी,
वो डूबकर मर गए थे। तो मद्दोजज़र की वजह से हादसे भी हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा हमें होना चाहिए। तो कब मद्दोजज़र में फ़र्क होता है ये बात सबसे पहले पता कर लेनी चाहिए। उसके बाद मद्दोजज़र की वजह से साहिली इलाकों में चमरंग के जंगलात वजूद में आते हैं, जिसकी वजह से साहिली इलाकों में हयातियाती तनु नशोनुमा पाता है और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। यहाँ पे देखो शक्ल में दिखाए गए हैं ये दरख्त, इसे चमरंग के जंगलात कहा जाता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं मद का वक्त रोज़ाना तब्दील होता है। मद्दोजज़र का अमल मुसलसिल जारी रहता है। मद की इंतहाई हद पर पहुंचने के बाद जज़र की इब्तिदा होती है। इस तरह जज़र की हद पूरी होने के बाद मद की इब्तिदा होती है। इस वजाहत में वक्त का जिक्र करते हुए इंतहाई वक्त को पेश नज़र रखा गया है, ये बात जहन नशीन रहे। इस शक्ल में देखिए आसानी से समझ में आ जाए कि मद के वक्त में रोज़ाना तब्दीली क्यों होती है। इस शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। मद्दोजज़र का अमल मुसलसिल जारी रहता है। मद की इंतहाई हद पर पहुंचने के बाद जज़र की इब्तिदा होती है। इस तरह जज़र की हद पूरी होने के बाद मद की इब्तिदा होती है। इस वजाहत में वक्त का जिक्र करते हुए इंतहाई वक्त को पेश नज़र रखा गया है। आइए इसके बाद एक हमको अमल करना है। इस अमल का हम मुशाहिदा करते हैं। तो एक बड़ा सपाट बर्तन लीजिए। इस बर्तन को मस्ता ज़मीन या मेज़ पर रखिए। एक बर्तन हमें लेना है और हमवार सतह के ऊपर रखना है, या फिर उसको ज़मीन पर रख सकते हैं, मगर शर्त यह है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल हमवार होनी चाहिए। और उसके बाद या फिर मेज़ पर भी रख सकते हैं। फिर बर्तन में आमतौर पर जितना पानी समा सकता है उतना ही पानी डालिए, न कम डालना है और न ही बहुत ही ज़्यादा डालना है। इस बर्तन के पानी में मौजें पैदा करना है। जिस तरह से समंदर के अंदर मौजें पैदा होते हैं, हमने देखी कि समंदर की मौजों से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। बिजली तैयार होती है, उसके बाद जहाज़ चलते हैं, उसके बाद नमक तैयार कर सकते हैं, कचरा भर जाता है, मछलियाँ पकड़ने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही मौजें तैयार करना है जिस तरह से समंदर में मौजें होती हैं। तो देखते हैं बर्तन को न छूते हुए या न धक्का देते हुए हम पानी में मौजें पैदा कैसे कर सकते हैं, इसकी कोशिश करना है। तो आपको क्या करने का है, मुसलसिल आपको कुछ यहाँ पे तजुर्बे करना है, जैसे हवा के ज़रिए या फिर फूंक कर, फिर आवाज़ के ज़रिए से भी होता है, वाइब्रेशन के ज़रिए से भी ये मौजें पैदा होती है। जिस तरह से हमने उसके ऊपर अगर फूंक देते हैं तो फिर वो मौजें पैदा हो जाती है। अब इसकी हम जुग्राफियाई वजाहत देखते हैं कि मौजें किस तरह से पैदा हो रहे हैं। आप जब गर्म चाय या गर्म दूध पीते वक्त उसको फूंकते हैं तो प्याली के दूध या चाय में लहरें पैदा होती है। बिल्कुल इस बात से हम वाकिफ़ हैं। इसी तरह हवाओं के जरिए मिलने वाली कुव्वत तवानाई की वजह से पानी हरकत करता है। समंदरी पानी हवाओं की वजह से ही आगे की जानिब खिसकता जाता है और इससे पानी में लहरें पैदा होती है। इन्हीं लहरों को मौजें कहते हैं। देखिए इसको एक बार, समंदरी पानी हवाओं की वजह से आगे की जानिब खिसकता जाता है और इससे पानी में लहरें पैदा होती है। इन्हीं लहरों को मौजें कहते हैं। ये मौजें हमने साहिली समंदर के किनारे अक्सर देखा है। मौजों की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे और कभी आगे पीछे होता है। ये मौजें अपने अंदर मौजूद तवानाई को साहिल तक ले आती है और साहिल के उतले हिस्से से टकराकर दूर तक फैल जाती है। समंदर की सतह पर छोटी बड़ी मौजें मुसलसिल मौजज़न रहती है। मौजों की तश्कील भी एक कुदरती और मुकर्ररा वाक़िया है। यहाँ पे शक्ल नंबर 3/8 में 10 में देखिए। उसके बाद ये मौजों की बनावट कैसी होती है इसका हम मुशाहिदा करेंगे। हवाओं की वजह से समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है और उसके करीब एक नशीबी हिस्सा तैयार होता है। मौज के बुलंद हिस्से को फराज और निचले हिस्से को नशीब कहते हैं। एक ही सिमत में तेज रफ्तारी से बहने वाली हवाओं से बुलंद मौजें तैयार होती है। नशीब और फराज का उमूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है। यहाँ पे शक्ल में देखिए मौज की बुलंदी यहाँ पे एरो से दिखाया गया है।
मौज की बुलंदी यहाँ पर दिखाया गया है, उसी तरह से नसीब भी दिखाया गया और फराज भी। यहाँ पे शक्ल में 3.11 का मुशाहिदा कीजिए। जबकि 2 नसीब या 2 फराज का उफ़क़ी फासला मौज की लंबाई कहलाता है। मौजों की बुलंदी, लंबाई और रफ्तार का अनुसार हवाओं की रफ्तार पर होता है। यानी अगर हवाओं की रफ्तार ज़्यादा रही तो यहाँ पे मौजे भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं। अगर हवाओं की रफ्तार कम रही तो मौजे भी कम पैदा होते हैं। तो हवाओं पर मौजों का इनिसार होता है। अब हम देखेंगे मौजों की रफ्तार। हम जब साहिल या किसी ऊंची जगह खड़े होकर समंदर की जानिब नज़र डालते हैं तो हमें समंदर की मौजें साहिल की जानिब आती दिखाई देती है। साहिल यानी किनारा, तो किनारे की तरफ ये मौजें आती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं। तैरने वाली कोई शय अगर दूर समंदर में फेंक दी जाए तो उसे मौजों के साथ वहीं पर ऊपर नीचे हरकत करती हुई दिखाई देती है, वह साहिल तक नहीं आती। इससे यह जाहिर होता है कि मौजों का पानी आगे नहीं आता। इस बात को जहन नशीन रखिए कि यहाँ मौजों का पानी नहीं बहता, बल्कि पानी में पैदा होने वाली तवानाई की तरसील होती है। मौजों के पैदा होने का खास सबब हवाएं हैं, लेकिन कभी कभी समंदरी फर्श के नीचे होने वाले जलजले और समंदरी फर्श पर पड़ने वाले आतिशफिशा की वजह से भी समंदर में मौजें पैदा होती है। एक बार फिर से देखिए मौजों की रफ्तार। जब हम साहिल या किसी ऊंची जगह खड़े होकर समंदर की जानिब नजर डालते हैं तो हमें समंदर की मौजें साहिल की जानिब आती दिखाई देती है। इसके बाद अहम और जरूरी पॉइंट है यहाँ पर सुनामी। जो मौजें निहायत ही तबाहकुन होती है, उनकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। इन तबाहकुन मौजों को सुनामी कहते हैं। ये डेफिनेशन बिल्कुल आपको याद करने की है। जो मौजें निहायत ही तबाहकुन होती हैं और उनकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है, इन तबाहकुन मौजों को सुनामी कहते हैं। यहाँ पे शक्ल में देखिए, तस्वीर में यहाँ पे नजर आ रहा है कि मौजें बहुत ही ज्यादा ऊंची उठ चुकी है, जिसकी वजह से अतराफ के जो किनारे हैं, बंदरगाहें, इमारतें, ये तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। तो सुनामी ये आती कैसे, इसका हम मुशाहिदा करेंगे। मौजों के पैदा होने का खास सबब हवा है, लेकिन कभी कभी समंदरी फर्श के नीचे होने वाले जलजले और समंदरी फर्श पर फटने वाले आतिशफिशा की वजह से भी समंदर में मौजें पैदा होती है। ऐसी मौजों की बुलंदी उतले साहिली इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। ये मौजें निहायत ही तबाहकुन होती है। इनकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। इन तबाहकुन मौजों को सुनामी कहते हैं। तो ये समंदर के नीचे जलजले और समंदरी फर्श पर फटने वाले आतिशफिशा की वजह से ये सुनामी आती है। साल 2004 में जज़ायर सुमात्रा और इंडोनेशिया के करीब आए समंदरी जलजले की वजह से बहुत बुलंद सुनामी मौजें पैदा हुई थी। इन मौजों की जद में भारत का मशरकी साहिल और श्रीलंका भी आए थे, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। मौजों की वजह से समंदर में दूर तक चले गए साहिली हिस्से की झीज होती है, जबकि बहरों से महफूज समंदरी हिस्सों में रेत की इज्तिमाकारी के सबब रेतीले साहिल तैयार होते हैं। ये बात हमें जहन नशीन रखना है कि जब समंदर के कुर्ब जवार यानी कुर्ब यानी नज़दीकी यानी जवार के माने होते यहाँ पे आसपास में जलजले वक़ू पजीर होते हैं तो साहिली इलाकों में सुनामी का खतरा पैदा होता है। ऐसे वक्त में साहिली इलाकों से दूर या सतह समंदर से बुलंदी मुकाम पर जाने की कोशिश करें, जिससे जानी नुकसान का खतरा टाला जा सकता है। ये हमको बहुत ही एहतियात बरतनी है यहाँ पर। फिर साहिली समंदर पर घूमते या पानी में खेलते हुए हमें मद्दोजज़र के वक्त की पूरी मालूमात हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको एक वाक़या बताया था जो मुरुड जंजीरा में हुआ था। उन बच्चों को मद्दोजज़र के बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं थी, जिसकी वजह से वह हादसा हुआ था। इसके लिए हमें मद्दोजज़र के औकात का जानना निहायत ही ज़रूरी है। मद्दोजज़र के औकात की मालूमात हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको उस दिन कौन सा कमरी दिन है ये जानना ज़रूरी है। इस दिन का 3/4 हिस्सा निकालने पर आपको मद का सही वक्त मालूम हो जाएगा। अजीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ ये सबक आपकी समझ में आया होगा।